चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25। एएस 24 हमने किया था, वहां पर शायद बीच में एक बारी एएस 25 के बारे में बात भी आई। इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट एएस 25 है क्या? देखिए, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है एक साल के बाद, जब साल खत्म हो जाता है तो पूरे साल क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपनी जनरली जो लिस्टेड है वो 3-3 महीने के अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो वो क्वार्टरली रिजल्ट बनाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो सब AS25 does not mandate which enterprise should be required to present interim financial। ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को करना, इनको नहीं। ये कह रहा है भैया जो चाहता है इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, वो इसको फॉलो कर। किनको करना है, कब कब करना है, हर महीना, 3 महीना, 6 महीना, ये नहीं कहता, आपकी इच्छा है। इफ एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड, या तो गवर्नमेंट ने कहा, एक्ट ने कहा कि आपको इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, या उन्होंने खुद से सोचा नहीं भैया हम करेंगे, तो फिर उनको ये एएस फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फॉलो तब करना है जब आपकी इच्छा, आप इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें। इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 फॉलो करना पड़ेगा। तब आप मना नहीं कर सकते इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने। ये स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब करता है मिनिमम कंटेंट ऑफ इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो चाहते हैं रिपोर्ट करना, ठीक है, कम से कम इतना मटेरियल आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये प्रिंसिपल बता रहा है कैसे आप रिकॉग्नाइज करें और मेजर करें इनकम्प्लीट और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीरिम पीरियड। टाइमली एंड रिलायबल इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग improves the ability of investor, creditor, lender and other to understand an enterprise capacity to generate earning and cash flow, its financial condition and liquidity। तो देखिए, अब आप साल के अंत में जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं उस वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, और क्वार्टरली में अगर आपके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा, आपके पास ऊपर कोई कायदे कानून नहीं बनाए जाएंगे, तो क्वार्टरली तो आप अनसन टूट पटांग अपने हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते रहेंगे, पूरे साल भर तक इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाते रहेंगे। साल के अंत में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे तो ये नहीं होगा। आपको बीच में जब भी आप क्वार्टरली, हाफ-ईयरली इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे सारे। और ये भी क्या डेफिनेशन यूज्ड हुई है इस स्टैंडर्ड में, इंटीरिम पीरियड का मतलब है एक साल से छोटा पीरियड। इसका मतलब अगर आप 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना जो भी कर रहे हो, सारा का सारा क्या है, इंटीरिम पीरियड है। इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब है चाहे वो कंप्लीट सेट है या कंडेंस सेट, मतलब आप P&L बैलेंस शीट बहुत डिटेल में बना रहे हैं या शॉर्ट में बना रहे हैं, दोनों को ही इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड मे बी शॉर्टर देन 1 ईयर। उसे इंटीरिम पीरियड नहीं कह रहे। मान लिया पहला साल है हमारे बिजनेस का और हमारा 4 महीने में ही साल खत्म हो गया, हमने 1 दिसंबर को बिजनेस शुरू करा, 31 मार्च को ईयर एंड हो गया। ये फाइनेंशियल इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है, ये तो ईयर एंड पे कर रहे हो ना। तो ये एक साल से कम है, लेकिन इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं है क्योंकि मैं ईयर एंड पर ही कर रहा हूं। कहने का मतलब ये है एक साल से कम पीरियड है और ईयर एंड पे नहीं है, नया बिजनेस नहीं है, तो ही उसे मैं क्या बोलूंगा, इंटीरिम फाइनेंशियल। ठीक है। कंटेंट ऑफ एन इंटीरिम फाइनेंशियल,
तो इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली इंक्लूड बैलेंस शीट एंड P&L एंड कैश फ्लो एंड नोट्स, जिसमें पॉलिसी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेटरी मटेरियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सब आता है। तो ये कंप्लीट सेट होता है, इसमें बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो और नोट्स होते हैं। द बेनिफिट ऑफ टाइमलीनेस ऑफ प्रेजेंटेशन में बी partially offset by reduction in detail in the information provided. Therefore, ये स्टैंडर्ड कहता है कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन जो इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी कंटेनिंग एज ए मिनिमम, कम से कम आपको कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, और डिटेल में ना हो तो कंडेंस्ड फॉर्म में हो। अकॉर्डिंगली इट फोकसेस ऑन न्यू एक्टिविटी इवेंट एंड सर्कमस्टेंसेस एंड डज नॉट डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन प्रीवियसली रिपोर्टेड। तो आपने जो पहले से ऑलरेडी रिपोर्ट कर रखा, बार बार उस पर फोकस करने की बजाय नई चीजों पर ज्यादा फोकस। Accounting Standard 25 does not prohibit or discourage an enterprise from presenting a complete set of financial statement. यहाँ पर क्या लिखा है कि कम से कम आप क्या करें, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं। तो ये क्या रखा है कि आपसे कम बोला है, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला। इसका मतलब फुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं कर रहे आप, आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहे कि आप फुल फाइनेंशियल रिपोर्ट इंट्रीम में मत दिखाइए, कम से कम कंडेंस दिखाइए। पूरा दिखाना चाहते हो पूरा दिखाओ, किसी ने मना करा है? ठीक है। शॉर्ट में एक तरीके से बहुत डिटेल नहीं है, और ऐसा जैसे आपको एक 3 घंटे की पिक्चर है, एक उस 3 घंटे की पिक्चर को हम आधे घंटे में दिखा दें, कंडेंस्ड हो। द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट principle set out in this standard applied also to complete statement for an interim period, and such statement would include all disclosure requirement by standard as well as those required by other account. ये क्या रखा है, चाहे कंप्लीट हो चाहे फुल जो इंटरिम पीरियड में हो, तो जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे के सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सब लगती हैं वो इस पर भी लगेंगी। इंटरिम होने से फर्क नहीं पड़ेगा, रिकॉग्निशन और मेजरमेंट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अप्लाई। मिनिमम कंपोनेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इंक्लूड कंडेंस फाइनेंस, कम से कम अभी उसका मतलब भी आ जाएगा। इट मींस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंडेंस। इफ द एंटिटी ऑप्टेड फॉर अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेटमेंट, it will be like annual set of financial statement. The condensed financial statement would include the limited information, so form and content of interim financial statement. अगर एंटरप्राइज कंप्लीट सेट दिखाती है तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर लिखा है कि जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रूल लगेंगे वो सब इस पे भी लगे। जो आप साल खत्म होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे जैसे एप्लीकेबल होंगे, वैसे वैसे इंटरिम पर भी सब अप्लाई। इन उनमें क्या नई चीजें, क्या बातों का ध्यान रखना, वो अलग से इसमें बताया जाए। If an enterprise prepare and present a set of condensed financial statement in its interim financial report, तो इसमें कम से कम ऐसा हो कि हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, और मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेलेक्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मतलब जैसे आप देखते हैं ना, बैलेंस शीट है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग्स है, तो क्या रखा है, हेडिंग हो, सब हेडिंग तो जरूर हो, के अंदर बहुत सारी डिटेल ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, जरूरत पड़ने पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स की जहां जरूरत है वो भी होने। Additional line items or notes should be included only if omission would make condensed misleading.
अगर कोई अंदर की आइटम है, अगर उसे नहीं दिखाने पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है तो दिखाना जरूरी है, वरना आप उसे स्किप कर सकते। इफ एन एंटरप्राइज प्रेजेंट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस as per accounting standard 20, then it has to present basic and diluted EPS in the complete or condensed interim period also. तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल वाली में ईपीएस आता है तो इंटरिम में भी आएगा। सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, an enterprise should include the following information as minimum in notes to interim financial if material, and if not disclosed elsewhere in the interim financial report. A statement that the same accounting policy are followed in the interim और मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल का चेंज है तो बताना पड़ेगा। जैसे मान लिया लास्ट बैलेंस शीट थी 31 मार्च 24, ईयर एंड हुआ, बैलेंस शीट बनाई, P&L बनाया। अब आप फर्स्ट क्वार्टर एंड के लिए इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो वही होनी चाहिए जो 31 मार्च 24 वाली थी। अगर वो नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, क्या चेंज करा है, कौन सी पॉलिसी चेंज करी है, उसका क्या इफेक्ट आया, वो सब बताना। ठीक है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट अबाउट द सीजनलिटी ऑफ इंटरिम ऑपरेशन। कई बार क्या होता है आपका सीजनल वर्क होता है तो भी उसमें चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग असेट लायबिलिटी इक्विटी नेट इनकम और कैश फ्लो दैट इज अनयूजुअल बिकॉज ऑफ साइज नेचर और एज पर अकाउंटिंग 5। तो अगर कोई अनयूजुअल चीज आई है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड्स ऑफ द करंट ईयर, चेंजेस इन द एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर फाइनेंशियल ईयर्स, अगर उसका मटेरियल इफेक्ट। मान लिया पहली हमने 3 महीने की यहाँ दिखाई थी, अब अगले 3 महीने की यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये फर्स्ट था अब सेकंड है, यहाँ कुछ और एस्टिमेट लगाया था, यहाँ कुछ और एस्टिमेट है, तो बताओ पिछले साल से अलग है तो बताओ। कोई नए शेयर इशू करें, बायबैक करा है, कोई लोन डिवेंचर रिस्ट्रक्चर हुआ है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर में चेंजेस आए हैं, सब बताइए। डिविडेंड है, इक्विटी अदर शेयर पर बताइए। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, सेगमेंट रिजल्ट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा था AS 17 है ना। तो डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड AS 17। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर आपका AS 17 लगकर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इंटरिम में भी करिए। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कंपोजिशन, अमलगमेशन, एक्विजिशन, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब बताइए। मटेरियल चेंजेस इन कंटीजेंट लायबिलिटी, वो भी बताइए। The above information should normally be reported on a financial year to the date basis. However, the enterprise should also disclose any event or transaction that are material to as understanding of current intent. तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है। Period for which interim financial reporting are required to be presented. Interim report should include interim financial report whether condensed or complete, क्या है बैलेंस शीट, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। तब ये मैं 30 सितंबर कर रहा हूँ और लास्ट ईयर मेरा कब खत्म हुआ था, तो इन दोनों की बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी। P&L के मामले में करंट पीरियड एंड कमुलेटिंग फॉर द ईयर
टू द डेट, मतलब P&L बना रहा हूं तो ये क्वार्टर का है ना, 1 जुलाई से 30 सितंबर का, 3 महीने का करंट पीरियड, इंटरिम पीरियड हो गया, एंड कुमुलेटिव फॉर द ईयर टू द डेट। इसका मतलब मुझे साथ ही साथ 1 अप्रैल से लेकर पर तक का कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल। तो मुझे पिछले साल का सेम पीरियड का, पिछले सालों के सेम पीरियड का दिखाना, क्योंकि बैलेंस शीट होती है एक दिन की, उस दिन की पोजीशन। P&L एक पीरियड का होता है, तो मुझे क्वार्टरली बना रहा हूं तो सेकंड क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर का और फर्स्ट हाफ का बनाना पड़ेगा, पिछले साल का भी सेम कोरस्पॉन्डिंग पीरियड दिखाना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर है तो मुझे थर्ड क्वार्टर प्लस 9 मंथ्स का। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट, यहाँ पर 3 महीना और 6 महीना नहीं दिखाना, केवल 6 महीने का दिखाना है कैश फ्लो, और पिछले साल का भी 6 महीने का दिखाना है। तो बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट तीनों की अलग अलग है। Materiality in decided how to recognize, measure, classify, disclose an item interim financial material should be assessed in relation to interim period financial data. In making assessment of materiality, it should be recognized that interim measurement may rely on the estimate to a greater extent than measurement of annual financial. अब ये कह रहे हैं मेटेरियलिटी का मतलब उस क्वार्टर की मेटेरियलिटी है, ना कि पूरे साल के हिसाब। हो सकता है कोई चीज पूरे साल के हिसाब से मटेरियल ना हो, लेकिन इस क्वार्टर के हिसाब से मटेरियल हो, तो क्वार्टर के हिसाब से देखो। For reason of understandability of interim figure, material for making recognition and disclosure decision is assessed in relation to interim period financial data. Thus, for example, unusual or extraordinary items, changes in accounting policy or estimate and prior period are recognized and disclosed based on materiality in relation to interim period data, हाँ कि annual data. Illustration. Sincere Corporation is dealing in seasonal product. सेल पैटर्न क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में 10%, सेकंड में 10, थर्ड में 60, फोर्थ में। अब जो फर्स्ट क्वार्टर आया हमारा, उसमें सेल, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और सारे खर्चे वगैरह बता रखे। While preparing interim financial report for first quarter, ये चाहते हैं डिफर करना 10 करोड़ का खर्चा थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में सेल ज्यादा होगी, तो ये कह रखा है कि हम ज्यादा खर्चे उसमें लिखें, है ना। तो ये चाह रहे हैं 60 करोड़ का जो सैलरी का खर्चा है या वैसे खर्चे में से 10 करोड़ हम थर्ड क्वार्टर में लिखें, क्योंकि पता क्या होगा, इसमें क्वार्टर वाइज रिपोर्टिंग में यहाँ का प्रॉफिट बहुत कम आएगा, यहाँ का बहुत कम आएगा, यहाँ का बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ का थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये कह रहे हैं हम क्यों ना डेफर कर दें। Considering the seasonal nature of business and the expenditure on uniform throughout all quarters, तो ये हमें बताना है क्या करें। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखें तो 80 में से ये खर्चा कितना हो रहा है टोटल, तो 8 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये क्या रखा है कि अकॉर्डिंग टू AS 25 इनकम एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे जब होंगे ना। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग इस खर्चे को अगले पीरियड में लिख दें और यहाँ लिखे ही ना, फिर तो हम मतलब ड्यू बेसिस पे तो हुआ ही नहीं ना, फिर एक्रूअल बेसिस पे काम हो रहा है, जिस साल का खर्चा जिस महीने का है उसी महीने में आना चाहिए। तो ये क्या रखा भैया, यही ठीक है, इसको डेफर करना सही नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 30 सितंबर, ठीक है, और क्वार्टरली ये रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन टैक्सेशन के लिए इनका ईयर एंड 31 मार्च को ही होता है ना। तो अकाउंटिंग ईयर हुआ इनका 1 अक्टूबर से 31 सितंबर, और क्वार्टरली इन्होंने
दिखा रखा है काउंटिंग ईयर में जो है इनकम एवरेज टैक्स रेट 20% है। 31 मार्च 2021 ईयर एंड का टैक्स रेट 20% है और 31 मार्च 2022 के लिए टैक्स रेट 30% है। तो हमें टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट क्या हमारा टैक्स रेट इसका 20% होगा तो 20 का 30, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये बात हो। डिस्क्लोजर इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल द अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड पे या फ्यूचर के पीरियड में रहेगा। सिमिलरली एक एस्टिमेट जो हमारा इंटरिम पीरियड में दिखाया गया अगर वो सिग्निफिकेंटली फाइनल इंटरिम पीरियड इज चेंज वो पिछले से चेंज हो गया है बट ए सेपरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट शुड बी डिस्क्लोज। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी मटेरियल चेंजेस हुआ है एस्टिमेट में भी वो हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए हमने क्या बात करी थी सेम पॉलिसी शुड बी कंटिन्यूड अगर नहीं है तो बताना पड़ेगा ना। तो सेम एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहनी चाहिए और ये भी है हम 3-3 महीने का दिखा रहे हैं इसमें अलग पॉलिसी और फाइनल में अलग ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो एंटरप्राइज शुड अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इंटीम फाइनेंशियल में जो फाइनल में लगा रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज मेड आफ्टर द डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा नेक्स्ट में आएगा। मतलब अगर हमने ये कहना चाह रहे हैं मान लीजिए ये पूरा साल खत्म हो गया बाद क्वार्टरली रिजल्ट है और फोर्थ क्वार्टर के बाद में वो पूरा साल ही हो गया। अब हमारे को ये सेम रहना है मान लीजिए यहाँ चेंज कर दी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि अब हमने चेंज कर दी है किसी वजह से अब यहाँ पर नई वाली आएगी ना लेकिन आपको बताना पड़ेगा। However, the frequency of enterprise reporting should not affect the measurement of annual result. To achieve that objective, measurement of interim purposes should be made on year to year purpose। तो हमने बात करी थी ना कि अगर हम कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं P&L की साल शुरू से होने से लेकर उस दिन तक का भी हमें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। Income is recognized in the statement of P&L as increase in future economic related to in asset or decrease in liability क्योंकि हमने मेजर हम ज्यादा सही तरीके से कर सकते हैं तो चेंजेस भी होंगे। Expenses are recognized in statement of P&L and decrease in future economic benefit related to decrease in an asset or increase in asset as arise in the measurement में चेंजेस होने की वजह से समय बीतने के हिसाब से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से हम लोगों में जो भी चेंजेस होंगे उसे P&L में लिखना पड़ेगा ना। Recognition of item in the balance sheet do not meet the definition of asset or liability not allowed। ये क्या रखा है जो असेट और लाइबिलिटी नहीं है उसे बैलेंस शीट में मत दिखाओ। क्या एंटरप्राइज अगर वो मोर फ्रीक्वेंटली देन हाफ ईयर मतलब क्वार्टरली या और जल्दी जल्दी कर इनकम एंड एक्सपेंस ऑन ईयर टू वो अवेलेबल है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यही है ये सारी बातें वही रिपीट हो रही है। अमाउंट ऑफ इनकम एक्सपेंसेस जो हमने दिखाया है वो चेंजेस कोई भी एस्टिमेट है तो हमें बताना पड़ेगा प्रायर पीरियड इंट्री में। अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर पीरियड आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टेड। आपने अगर कोई चेंजेस करे हैं वो इसी पीरियड से चेंज करके दिखाना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हम कब करते हैं जब हमें लगता है ज्यादा से बेहतर प्रेजेंटेशन होगी कोई कानून लॉ एक्ट के हिसाब से चेंजेस है हाँ? ठीक है इंटीम रिपोर्ट अगर आप बना रहे हैं चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी अब कोशिश करिए नेक्स्ट ईयर से करिए अगर जबरदस्ती नहीं हाँ? तो
any change in accounting policy that will be applied for next financial and to implement the changes in, अगर मान लिया हमें पता चल रहा है ये साल खत्म, ये अगला साल है, तो क्या है, ट्रिम रिपोर्टिंग है। हमें पता है यहाँ न्यू पॉलिसी है तो वहां लगाओ ना, क्योंकि ये नए साल के टुकड़ा है। हमें लग रहा है कि हमें नए साल में नई अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी है तो इंटरिम पीरियड में लगाओ, ये लिखा है। ऐसा ना करो कि यहाँ ओल्ड ओल्ड चलाओ है और फिर यहाँ नहीं लगा दो, अब इन सबका टोटल तो आएगा नहीं ना फिर ये। If there has been any change in accounting policy since the most recent annual financial statement, the interim report is required to include a description of nature and effect of वो changes बतानी। Revenue received seasonally और occasionally, जैसे अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि हमारे सेल बहुत चेंजेस हो रही हैं ना, तो लिखा है revenue are received seasonally or occasionally within a financial year should not be anticipated or deferred ना, ये appropriate नहीं है। तो मतलब जब है तभी की लिखो, तो पहले मत लिखो ना ही बाद में। एंटीसिपेट मतलब पहले मत लिखो, डिफर मतलब बाद में मत डालो। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिवेन्यू, रॉयल्टी, गवर्नमेंट ग्रांट, तो लिखा है कि कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पर कुछ इंटरिम पीरियड में ज्यादा कमाती है, कुछ में कम, सीजनल रिवेन्यू है, तो लेकिन इन्हें तभी लिखो जब कमाई हो, मत बांटो। कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, मान लिया आपकी कॉस्ट है अनइवनली है, कभी कम कभी ज्यादा, those costs that are incurred unevenly should be anticipated or deferred for revenue purpose if and only if it is also appropriate to anticipate or defer that type of cost the year financial। अगर ईयर एंड में भी हम ऐसा करते हैं, आगे पीछे करते हैं, अगले साल का इस साल का अगले साल, तो इंटरिम में भी कर सकते हो। फाइनल में नहीं करते तो इंटरिम में भी। आपको बस ये ध्यान रखना है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेन ईयर एंड की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक टुकड़ा है, तो वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट ईयर एंड में हो। A cost that does not meet the definition of asset at the end of the year, at the end of an interim period, is not deferred in the interim balance sheet either to await future information or to whether it has been met the definition of asset to smooth earning over interim period within a financial year. Thus, when preparing interim financial statement, the enterprise usual recognition and measurement practice are followed. अब ये मानो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो रही है ये ईयर एंड की ही है, ना सोच कर चलो करो। The only costs are capitalized are those incurred after the specific point time at which the criteria for recognition particular class of asset are met। जैसे ईयर एंड में आप देखते हैं ना एसेट है या नहीं, 31 मार्च की डेट को देख, ऐसे अगर 30 जून को है तो 30 जून को देखो ना, 30 सितंबर है तो 30 सितंबर देखो, 31 दिसंबर। डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट केवल आप इसलिए डेफर कर रहे हैं कि इंटरिम बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो फाइनल में आ जाएगा, ये गलत है हाँ? आप ऐसा ना करें, आप एक टुकड़ा मानते हो मैं उसे फुल फ्लैश्ड ही माने। यूज ऑफ एस्टिमेट, तो रिलायबल हो इंफॉर्मेशन, सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन और आप परफॉर्मेंस को क्लोज करिए, और एस्टिमेट जैसे हैं, जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल में लेते हैं वैसे ही। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, तक की फालतू बकवास में यही हमने पढ़ा, P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो कंडेंस्ड फुल दिखा सकते, कौन कौन से पीरियड का दिखाना है, और अब तक ये पढ़ा
सेल जो है या कॉस्ट है उसे आप आगे पीछे मत करो, जिस पीरियड का उसी पीरियड में लिखो। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड में आप पॉलिसी अपनाने वाले हैं उन्हीं को अपनाओ। पिछले साल से कोई पॉलिसी चेंज हुई है तो उसे बताओ। कोई बहुत हमने लंबी चौड़ी याद करो, हमने एक AS20 पढ़ा था, इस चीज पे था अर्निंग पर शेयर। उसमें हमने पढ़ा था बोनस इशू है तो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में EPS को रीस्टेट कर देंगे। ये क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड one object of preceding principle is to ensure that single accounting policies apply to a particular class of transactions throughout an entire financial year. The effect of the principle require that within the current year, अगर हमने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है तो उसे रेट्रोस्पेक्टिवली साल की शुरुआत से अप्लाई करो ना। मतलब मान लिया कोई चीज हमने चेंज करी सितंबर में, तो हम पिछला जून वाला तो प्रेजेंट कर चुके हैं, तो जो जून वाली P&L है वो चेंज करो नई पॉलिसी के हिसाब से, और जो जून वाली बैलेंस शीट है उसे चेंज करो ताकि हम कंपैरिजन करें तो कंपेरेबल हो और पूरे साल एक जैसी अकाउंटिंग। एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है, जब आप पहली बार इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो आपके पास पिछले साल का उस पीरियड का तो अवेलेबल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। लिखा था फॉलोइंग नीड नॉट बी प्रेजेंटेड, कंपैरेटिव P&L एंड कंपैरेटिव कैश फ्लो आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत बनाओ कि वो पहली बार अवेलेबल नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तो तभी होगा जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तब आप अगर एंटरप्राइज जो है इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रेजेंट ही नहीं कर रही है तो AS25 उस पर अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट presented of listing agreement between stock exchange and listed enterprise do not meet the definition of interim report। आप पब्लिक को दे रहे हो या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे रहे हो, दोनों अलग बात है। पब्लिकली आप डिस्क्लोज कर रहे हो सबको, वो नहीं कर रहे तो वो अप्लाई नहीं हो। ठीक है, हाउएवर द रिकॉग्निशन मेजरमेंट शुड बी अप्लाइड, उसमें भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग चीज है अगर आप आपस में कोई पर्सनल कोई इंफॉर्मेशन के लिए, पर भाई एज सच नहीं। अकाउंटेंट है पोडिमा लिमिटेड के, उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया 7,20,000 थर्ड क्वार्टर का। क्या क्या है, बेड डेट्स 40,000 के क्वार्टर में है, 50% बेड डेट्स उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए डेफर कर दिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस 35,000 रुपए का है, वो इसी क्वार्टर में लिखा है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 का, मेथड चेंज हुआ है। ठीक है, इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में ही पूरा पूरा चार्ज कर दिया है तो हमें करेक्ट क्वार्टरली इनकम। तो जो बेड डेट्स है वो 40,000 का था ना, जिसमें से इन्होंने केवल 20,000 लिखा है, 50% ना। तो ये लिखा है हमारा जो बेड डेट्स है जिस पीरियड का उसी पीरियड में आना चाहिए या नहीं। तो इनका जो 7,20,000 का प्रॉफिट है ये तो ठीक नहीं, तो 20,000 नहीं घटाए हैं उसे घटाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 35,000 पूरा दिखा दिया है तो ये तो ठीक, पीरियड का तो इस पीरियड में ही दिखाना चाहिए। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। और लिखा एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया, एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पीरियड का है तो इसी पीरियड में आना चाहिए।
भी कोई टेंशन नहीं है, तो केवल एक ही एडजस्टमेंट करनी है, जो बेड डेट्स इन्होंने पूरे नहीं लिखे, पूरे लिखने, सही प्रॉफिट 7 लाख। ये बात करी थी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू जिस पीरियड का है उसी पीरियड में आना चाहिए। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो एक पहले हम कर चुके हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, सेम हम कर चुके हैं। हाँ, 10-10, 60 और 20%, 15-15, 50 और 25% या खर्चे दे रखे हैं। उन्होंने कहा इंटीम रिपोर्ट करते हुए ये 21 करोड़ के खर्चे थर्ड क्वार्टर में डालना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हमारी जो सेल है 50, इसमें से हम 40 करोड़ का लेस करके 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएंगे, सिंपल। तो कोई हम चेंजेस नहीं, हम पहले भी कर चुके। तो आपको पता चला कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपके लेवल पर नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल पर ना, तो इस बात का ध्यान रखें। कंपनी जो लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती ही होती, उन्हें ये अकाउंटिंग अप्लाई